नमस्कार दोस्तों। भारत एक्स पर आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। पता नहीं भारत के किसी लोगों को कौन सी चूगे ने काटा कि वो कुत्ते की तरह बिहेव करने लगे हैं। देखो, मैं एकदम टू द पॉइंट बात करता हूं, देश के लिए, देश की यूनिटी के लिए एंड जो सच है उसके लिए। मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कुछ दोगले इंसान क्या सोचते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंजल चकमा का ब्रूटल हॉमिसाइड। हाँ, ब्रूटल, कोई सॉफ्ट वर्ड यूज करने का टाइम नहीं। एक 24 साल का एमबीए स्टूडेंट जो नॉर्थ त्रिपुरा के पेचरथल रीजन से बिलोंग करता था, आज के इंडियन सोशो लीगल लैंडस्केप के मुंह पर एक खुला हुआ, खून से भीगा हुआ इंडाइटमेंट है। ये केस एक ही वक्त पर एथनिक मार्जिनलाइजेशन, लेजिस्लेटिव इनएडिक्वेसी और इंस्टीट्यूशनल फेलियर के बीच के उस डेंजरस इंटरसेक्शन को एक्सपोज करता है जहां सिस्टम बस खड़ा रहता है देखते हुए और फिर बोलता है प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में उत्तराखंड के देहरादून के सलाकुई लोकेलिटी में हुआ ये इंसिडेंट अब सिर्फ एक लोकल क्रिमिनल एक्ट नहीं रहा। नहीं, ये केस अब नेशन वाइड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स, लीगल स्कॉलर्स और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक फाउंडेशनल केस स्टडी बन चुका है। एक ऐसी फाइल जो हर बार खोले जाने पर सिस्टम की नाकामी चीख चीख कर बोलती है। देहरादून को काफी टाइम से नॉर्थ इंडिया का एक प्रीमियर एजुकेशनल हब माना जाता है। लेबल बड़ा फैंसी है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट से हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाई और बेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए मेनलैंड आते हैं। एंजल चकमा और उसका छोटा भाई माइकल चकमा पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम से इस शहर में रह रहे थे, जहां एंजल अपनी एमबीए फाइनल ईयर की स्टडीज परस्यू कर रहा था। ये डेमोग्राफिक इन्फ्लक्स लोकल इकोनॉमी और इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी को बूस्ट करता है। ये बात ब्रोशर्स में अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई ये भी सच है कि इससे सोशल फ्रिक्शन पैदा होता रहा है, जो अक्सर अदरिंग के रूप में सामने आता है, बेस्ड ऑन फिनोटाइप, लैंग्वेज और कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक डीप रूटेड सड़ चुकी सोसाइटल पैटर्न है जिसे सब जानते हैं पर कोई मानना नहीं चाहता। असॉल्ट का साइट सेलाकुई पुलिस स्टेशन एरिया में एक रोड साइड कैंटीन जो एक लिकर शॉप के बिल्कुल पास थी, खुद में ही बहुत कुछ कह देता है अगर सुनने की हिम्मत हो। सेलाकुई एक डेवलपिंग इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल कॉरिडोर है, जहां ट्रांजिएंट पॉपुलेशन, माइग्रेंट स्टूडेंट्स और लोकल लेबरर्स का हैवी प्रेजेंस है। और लिकर शॉप की प्रॉक्सिमिटी, इसे छोटी डिटेल समझना या इग्नोर करना शेयर बेवकूफी है। यह फैक्टर बार बार अर्बन एग्रेशन के इंसिडेंट्स में सामने आता रहा है, क्योंकि इंटॉक्सिकेटेड इंडिविजुअल्स अक्सर लोवर्ड इनहिबिशंस के साथ आइडेंटिटी बेस्ड हैरेसमेंट में एंगेज हो जाते हैं। यह सिर्फ एक जगह का इशू नहीं, बल्कि एक सिस्टमिक रिस्क जोन है, और सिस्टम ने इसे सालों से जानबूझकर इग्नोर किया है। 9 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 6 PM से 6:15 PM के बीच एंजल और माइकल चकमा लोकल मार्केट गए थे, सिर्फ और सिर्फ घर का सामान खरीदने के लिए। एक बिल्कुल नॉर्मल ग्रोसरी रन था, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई कन्फ्रंटेशन का प्लान नहीं। लेकिन ये नॉर्मल सी उस पल टुकड़ों में टूट गई जब उनका सामना 6 आदमियों के एक ग्रुप से हुआ जो एलिजिडली हैवी इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में थे। शुरुआत हुई गालियों और डेरोगेटरी रिमार्क से, पहले कास्ट बेस्ड स्लर्स, फिर बात सीधा रेशियल एपिथेट्स तक पहुंच गई। आई विटनेस अकाउंट्स और बाद में हुई फॉर्मल कंप्लेंट के मुताबिक अटैकर्स ने चिंकी, चाइनीज और मोमो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये वही घिसे पिटे गंदे रेशियल ट्रिगर्स हैं जो मेनलैंड इंडिया में मोंगलॉइड फीचर्स वाले लोगों के खिलाफ यूज किए जाते हैं। ये कोई नया लैंग्वेज नहीं, ये वही पुरानी गंदी सोच है जो सड़क पर आ जाती है जब शराब और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। सबसे क्रूशियल और डिस्टर्बिंग मोमेंट ये था कि वायलेंस से पहले नेशनल आइडेंटिटी को सीधा चैलेंज किया गया। एंजल चकमा अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए, हाँ, उस मोमेंट पर भी सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश करता है और कहता है, वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियंस, व्हाट सर्टिफिकेट शुड वी शो टू प्रूव दैट। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक असर्शन ऑफ आइडेंटिटी था। लेकिन अटैकर्स ने इसे पीछे हटने का रीजन नहीं माना, बल्कि अपनी औकात और डोमिनेंस को चैलेंज समझा। इसी पल से सिचुएशन एक्सप्लोड हो गई। एग्रेसर्स ने रिलेंट करने के बजाय एक कोऑर्डिनेटेड फिजिकल असॉल्ट शुरू किया। उन 6 लोगों के ग्रुप ने मैक्सिमम ट्रॉमा देने के लिए मल्टीपल वेपन्स का यूज किया। शार्प एज्ड वेपन्स, कुछ रिपोर्ट्स में नाइफ्स बताए गए हैं, आयरन रॉड्स और एक मेटल कड़ा, एक हैवी ट्रेडिशनल ब्रेसलेट। ये अटैक बिल्कुल रैंडम नहीं था, चाहे बाद में पुलिस जो भी कहानी सुनाए। इसका फोकस सीधा वाइटल एरियाज पर था, हेड, नेक और स्पाइन। इस पूरी ब्रुटैलिटी का मैक्सिमम इंपैक्ट एंजल चकमा पर पड़ा, क्योंकि वो अपने छोटे भाई माइकल को बचाने के लिए आगे खड़ा हो गया। माइकल चकमा भी इंजर्ड हुआ, लेकिन उसकी कंडीशन कंपैरेटिवली लेस क्रिटिकल रही। यह सिर्फ एक असॉल्ट नहीं, ये आइडेंटिटी, पावर और हेट्रेड से ड्रिवन वायलेंस का नंगा सच था, जिसे कोई भी नशे में हुई लड़ाई बोलकर दबा नहीं सकता। असॉल्ट के बाद एंजल चकमा को तुरंत देहरादून के ग्राफिक एरा हॉस्पिटल ले जाया गया, एक प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी जो एडवांस्ड न्यूरोसर्जिकल केयर प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टिगेटिव टीम्स ने जो मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेस किए, वो इंजरीज की एक हैरोइंग और डीपली डिस्टर्बिंग क्लिनिकल पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी इंजरीज सीधा हेड के ऑक्सीपिटल रीजन और सर्वाइकल स्पाइन पर लोकलाइज थी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बैक और हेड के पिछले हिस्से पर डीप लैसरेशंस, पैमों पर मल्टीपल अब्रेजन्स और सबसे ज्यादा अलार्मिंग, राइट साइड ऑफ द बॉडी पर हेमीप्लीजिया क्लियर था। राइट साइड के अपर और लोअर लिम्स में कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर पावर का मतलब था कि स्पाइनल कॉर्ड के डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्ट्स या लोकलाइज्ड सेरेब्रल एरिया को सीवियर डैमेज पहुंच चुका था। न्यूरोसर्जन्स, जिसमें डॉक्टर महेश कुरियाल भी शामिल थे, ने नोट किया कि एंजल के नेक पर कड़ा से स्ट्राइक की गई थी और स्पाइन में स्टैब किया गया था। पेशेंट पर मल्टीपल सर्जरीज की गई और शुरू में मार्जिनल इंप्रूवमेंट भी दिखा, लेकिन ब्रेन में एक पर्सिस्टेंट क्लॉट बना रहा जो इंट्रैक्टेबल स्वेलिंग का सबब बना। यही इंट्राक्रेनियल प्रेशर आखिरकार ब्रेन डेथ का रीजन बना। 26 दिसंबर 2025 की सुबह 16 डेज की सर्वाइवल की जंग के बाद एंजल चकमा जिंदगी से हार गया। इस असॉल्ट के बाद का फेज सिर्फ मेडिकल ट्रेजेडी तक सीमित नहीं रहा। विक्टिम के फादर और देहरादून लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के बीच सीरियस फ्रिक्शन पैदा हो गई। ये टेंशंस मेनली 2 कोर इश्यूज पर सेंटर थी। फर्स्ट, एफआईआर रजिस्टर करने में डिले। सेकंड, रेशियल मोटिव को ऑफिशियली डिनाई करना। ये सिर्फ टेक्निकल लैप्सेस नहीं, बल्कि ये घर बार दिखाता है कि कैसे सिस्टम ग्राउंड रियलिटी से आंख चुरा लेता है जब केस आइडेंटिटी और अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हो। विक्टिम के फादर तरुण प्रसाद चकमा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर्विंग हेड कांस्टेबल हैं, ने सीरियस एलिगेशन लगाया है कि असॉल्ट के तुरंत बाद ही सेलाकुई पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट फाइल करने का एक्टिवली विरोध किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल चकमा 10 दिसंबर को पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन ड्यूटी ऑफिसर्स ने इंसिडेंट को कैजुअली डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि ऐसी स्कफल्स आम होती रहती हैं। सच ये है कि 12 दिसंबर को असॉल्ट के पूरे 3 दिन बाद जाकर एफआईआर ऑफिशियली रजिस्टर हुई। ये डिले कोई छोटी टेक्निकलिटी नहीं, बल्कि जस्टिस प्रोसेस पर एक डायरेक्ट ब्लो है। इस टाइमलाइन को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी अजय सिंह ने डिफेंड किया। उनका कहना है कि माइकल चकमा ने इंसिडेंट के 24 आवर्स से ज्यादा बाद कंप्लेंट लॉन्च की और सस्पेक्ट्स अनआइडेंटिफाइड थे, इसलिए प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन जरूरी थी।
लेकिन क्रिटिक्स का साफ कहना है कि जब केस ग्रीवियस इंजरी और पोटेंशियल डेथ का हो तब एफआईआर डिले करना एक एस्केप विंडो क्रिएट करता है और इसी विंडो का फायदा उठाकर प्राइमरी अक्यूज्ड स्टेट से फरार हो गया। सबसे बड़ा कंटेंशन पॉइंट क्राइम के क्लासिफिकेशन को लेकर है। फैमिली और माइकल चकमा दोनों का क्लियर स्टैंड है कि ये अटैक एक रेशियली मोटिवेटेड हेट क्राइम था जो फिनोटाइप बेस्ड स्लर से ट्रिगर हुआ था, लेकिन देहरादून पुलिस ने मोटिव को अलग तरह से कैटेगराइज कर दिया। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में रेशियल रिमार्क्स का कोई एविडेंस नहीं मिला। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि एक अक्यूज्ड मणिपुर से और एक नेपाल से है, इसलिए ये एक जनरल स्कफल हो सकता है, ना कि रेशियल अटैक। इस लॉजिक को यूथ टिपरा फेडरेशन जैसे स्टूडेंट बॉडीज ने सीधे तौर पर रिजेक्ट किया। उनका कहना है कि मणिपुर से आने वाला अटैकर सूरज खुवास असल में नेपाली ओरिजिन का है और रेशियल अदरिंग परपेट्रेटर के ज्योग्राफिक ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। साथ ही फैमिली का यह भी कहना है कि इकलौते सर्वाइविंग आई विटनेस माइकल चकमा की टेस्टिमनी को साइडलाइन किया जा रहा है ताकि एक ऐसा नैरेटिव पुश किया जा सके जो वायलेंस के एथनिक डायमेंशन को मिनिमाइज करे। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का सवाल नहीं, ये ट्रुथ, अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल ऑनेस्टी का टेस्ट है। देहरादून पुलिस ने इस फेटल असॉल्ट में 6 इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व माना है। लेट दिसंबर तक 5 अक्यूज्ड को सक्सेसफुली एप्रीहेंड कर लिया गया। ये अरेस्ट सिर्फ एक प्रोसीजरल स्टेप नहीं बल्कि ये इस बात का प्रूफ है कि क्राइम रियल था, अक्यूज्ड रियल थे और ये इंसिडेंट रैंडम स्कफल नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस था। अरेस्ट किए गए सस्पेक्ट्स की पहचान अवनीश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खुवास, सुमित और आयुष बरोनी के रूप में हुई। इनमें से 2 अक्यूज्ड जुवेनाइल्स क्लासिफाई किए गए जिनके चलते उन्हें रेगुलर जेल के बजाय रिफॉर्म होम भेजा गया। पुलिस ने इस ग्रुप को लोकल्स बताया है और क्लेम किया है कि वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे और बिना प्रीमेडिटेशन के एक्ट किया, लेकिन मल्टीपल वेपन्स का यूज और इंजरीज की एक्सट्रीम सिवियरिटी खुद ही ये पॉइंट करती है कि यहाँ इंटेंट का लेवल काफी हाई था। ये सिर्फ एक नशे में हुई लड़ाई का नैरेटिव नहीं, फैक्ट्स अपनी जुबान में चीख रहे हैं। 6th और प्राइमरी अक्यूज्ड याज्ञ अवस्थी अभी तक फरार है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि अवस्थी, जो नेपाल इंडिया बॉर्डर रीजन का रेजिडेंट है, इंसिडेंट के तुरंत बाद इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ भाग निकला। इस प्रेशर के बीच देहरादून पुलिस ने एसपी रूरल विकासनगर के अंडर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की है और टीम्स को नेपाल तक डिस्पैच किया गया है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पर रखा गया रिवॉर्ड पहले 25,000 था, अब 1 लाख तक बढ़ा दिया गया है, जो क्लियरली दिखाता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक एब्सकॉन्डिंग अक्यूज का केस नहीं बल्कि ये सिस्टम के रिस्पांस और उसकी अर्जेंसी पर सीधा सवाल खड़ा करता है। एंजल चकमा के होमिसाइड ने त्रिपुरा और उत्तराखंड गवर्नमेंट्स के बीच हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को जरूरी बना दिया। मेनलैंड इंडिया में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स की डेमोग्राफिक वल्नरेबिलिटी अक्सर ऐसे ही एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन की डिमांड करती है ताकि प्रोसीजरल एलिक्विटी यानी जस्टिस प्रोसेस की स्पीड एंश्योर हो सके। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक पैटर्न रियलिटी है जिसे बार बार टॉप लेवल पर हैंडल करना पड़ता है। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के हर कोने से लीडर्स ने इस इंसिडेंट की निंदा की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इसे सीधा हॉरिफिक हेट क्राइम कहा। उन्होंने इस इंसिडेंट को एक ब्रॉडर नेशनल क्लाइमेट से जोड़ा जहां हेट को धीरे धीरे नॉर्मलाइज किया जा रहा है और चकमा फैमिली के साथ साथ त्रिपुरा के लोगों तक सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की। साथ ही यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने भी इस ट्रेजेडी पर कमेंट किया और मेनलैंड के एटीट्यूड पर जोर दिया। उन्होंने क्लियरली कहा कि नॉर्थ ईस्ट के सिटीजन्स को देखने और उनसे इंटरैक्ट करने के तरीके में एक कल्चरल शिफ्ट की सख्त जरूरत है। ये स्टेटमेंट सिर्फ रिएक्शंस नहीं है, ये इंडिकेटर है कि इशू लोकल नहीं नेशनल कॉन्शियंस का टेस्ट बन चुका है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 के अंडर विक्टिम के फैमिली को 4.12 लाख रुपीस का इनिशियल एक्स ग्रेटिया अमाउंट सैंक्शन किया। इसी के साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने देहरादून के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और SSP को फॉर्मल नोटिस इशू किए जिसमें इन्वेस्टिगेशन पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट और फ्यूचर में ऐसी आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस को रोकने के लिए उठाए गए मेजर्स का पूरा डिटेल मांगा गया। एंजल चकमा केस ने इंडिया में डेडिकेटेड एंटी रेशियल वायलेंस लॉ की पुरानी और दबाई हुई डिमांड को फिर से जिंदा कर दिया है। एडवोकेट्स का साफ कहना है कि करंट लीगल फ्रेमवर्क जिसमें भारतीय न्याय संहिता भी शामिल है, फिनोटाइप या रीजनल आइडेंटिटी से मोटिवेटेड क्राइम्स को हैंडल करने के लिए बिल्कुल इनएडिक्वेट है। ये लॉ स्पेसिफिसिटी और क्लैरिटी दोनों में फेल हो रहे हैं। चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने 2014 की MP बेस बरुआ कमेटी की रिकमेंडेशंस को फिर से इन्वोक किया है। ये कमेटी दिल्ली में नीरो तानिया की डेथ के बाद कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और इसने इंडियन पीनल कोड में स्पेसिफिक लीगल अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे ताकि रेशियल स्लर्स और फिनोटाइप बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्लियरली क्रिमिनलाइज किया जा सके। एक्टिविस्ट्स का कहना है कि इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट ना करना एक कल्चर ऑफ इंप्यूनिटी क्रिएट कर चुका है जहां परपेट्रेटर्स खुद को एम्पावर्ड महसूस करते हैं और नॉर्थ ईस्ट के रेजिडेंट्स को टारगेट करना उनके लिए रिस्क फ्री एक्ट बन गया है। 30 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को सबमिट किए गए एक फॉर्मल मेमोरेंडम में नेसो ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए कुछ क्रिटिकल डिमांड्स क्लियरली आर्टिकुलेट की। एंटी रेसिज्म एक्ट का एनैक्टमेंट, एक स्टैंड अलोन लॉ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और हेट क्राइम्स को डिफाइन करे और उनके लिए स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज प्रिस्क्राइब करे। स्पेशलाइज्ड लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स, देहरादून में एक डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन की एस्टैब्लिशमेंट जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हैंडल करे, बिल्कुल न्यू दिल्ली के स्प्यूनर स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरह। जुडिशियल ओवरसाइट, एंजल चकमा केस को CBI को ट्रांसफर किया जाए ताकि लोकल पुलिस बायस एलिगेशंस और प्राइमरी अक्यूज के फरार होने के बीच एक इम्पार्शियल प्रोब इंश्योर हो सके। कैपिटल पनिशमेंट, असेलेंट्स के लिए डेथ पेनल्टी की मांग जो क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है कि कम्युनिटी इस क्राइम को सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि आइडेंटिटी और बिलोंगिंग पर डायरेक्ट अटैक के रूप में देख रही है। ये डिमांड सिर्फ गुस्से का एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक सिस्टेमिक फेलियर के खिलाफ कलेक्टिव रोर है जो अब इग्नोर किया जाना मुमकिन नहीं। देहरादून में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी पर पड़े साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को कम करके नहीं देखा जा सकता। लगभग 2500 स्टूडेंट्स जिसमें त्रिपुरा से 250 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, आज एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां उनकी सेफ्टी प्रिकेरियस महसूस हो रही है। ये सिर्फ फियर नहीं है, ये एक कलेक्टिव इनसिक्योरिटी है जो हर दिन उनके साथ चल रही है।
इस ट्रस्ट के इरोजन को कंट्रोल करने के लिए देहरादून पुलिस ने टारगेटेड कम्युनिटी आउटरीच शुरू की है। एसएसपी अजय सिंह ने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करके ये अश्योर किया कि उनकी सिक्योरिटी प्रायोरिटी है और उन्हें ये इनकरेज किया कि हैरेसमेंट के केसेस तुरंत रिपोर्ट करें। पुलिस ने यह भी एम्फसाइज किया है कि सेलाकुई मार्केट और अदर स्टूडेंट हब्स में पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस बढ़ाई जाएगी। ये केस अब सिर्फ ग्राउंड लेवल पर नहीं है, ये देश के हाईएस्ट जुडिशियल फोरम तक पहुंच चुका है। अनूप प्रकाश अवस्थी द्वारा फाइल की गई पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और एंटी रेसिज्म गाइडलाइंस को ऑल स्टेट्स में इंप्लीमेंट करने की डिमांड की गई है। ये लिटिगेशन एक लोकलाइज्ड ट्रेजेडी को नेशनल पॉलिसी डिबेट में कन्वर्ट करने की स्ट्रॉन्ग स्टेप है। एंजल चकमा का होमिसाइड सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये डीप सीटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज को एक्सपोज करता है जो इस केस के इमीडिएट फैक्ट से काफी आगे तक जाते हैं। इन इनसाइट्स को समझना जरूरी है क्योंकि यही इस ट्रेजेडी के ब्रॉडर इंप्लीकेशंस को डिफाइन करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट का कोर इशू ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को अपने ही देश में फॉरेनर्स या एलियंस के रूप में देखना। चाइनीज या चिंकी जैसे शब्दों का यूज सिर्फ गाली नहीं है, ये एक सिंबॉलिक एक्सक्लूजन है जो विक्टिम की सिटीजनशिप को डिनाई करता है। जब एंजल चकमा ने अपनी इंडियन आइडेंटिटी असर्ट की तब वो अटैकर्स के फाउंडेशनल प्रेजुडिस को चैलेंज कर रहा था। उसके बाद हुई वायलेंस को एक पनिशमेंट के रूप में देखा जा सकता है, जैसे उसे उस स्टेटस के लिए सजा दी गई हो जो अटैकर्स ने पहले ही उससे मेंटली छीन लिया था। देहरादून का एजुकेशन हब में ट्रांसफॉर्म होना बिना एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के हुआ है। सेलाकुई जैसे एरियाज में रहने वाले स्टूडेंट्स अक्सर लोकल कम्युनिटी नेटवर्क से कट ऑफ रहते हैं और उनके पास ना पॉलिटिकल कैपिटल होता है ना ही सोशल इन्फ्लुएंस जिससे वो लोकल लॉ एनफोर्समेंट को इंपैक्ट कर सके। ये पावर इंबैलेंस अक्सर कंप्लेंट्स को डिसमिस करने और इन्वेस्टिगेशंस में डिले का रीजन बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस केस में इनिशियल 3 डे एफआईआर डिले हुआ। पुलिस ने इंटॉक्सिकेशन को एक कॉजल फैक्टर बताया है, लेकिन सच ये है कि अल्कोहल एक फोर्स मल्टीप्लायर है। अल्कोहल रेशियल प्रेजुडिस क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ उन इनहिबिशंस को हटा देता है जो नॉर्मली लोगों को अपने प्रेजुडिस पर एक्ट करने से रोकती हैं। हाई स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन एरियाज में लिकर शॉप्स की प्रेजेंस ऐसे वॉलेटाइल माइक्रो एनवायरमेंट्स क्रिएट करती है जहां पहले से मौजूद सोशल बायसेस आसानी से फेटल वायलेंस में बदल जाते हैं। इंडियन पीनल कोड से भारतीय न्याय संहिता में ट्रांजिशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी रेशियल हेट क्राइम्स को क्लियरली और स्पेसिफिकली एड्रेस करने की, लेकिन ये मौका लार्जली मिस कर दिया गया। हाँ, लॉज में मॉब लिंचिंग सेक्शन 1032 और प्रमोटिंग एनिमिटी सेक्शन 196 जैसे प्रोविजंस हैं, लेकिन ये फिनोटाइप बेस्ड रेशियल वायलेंस की यूनिक नेचर को एडिक्वेटली डिफाइन नहीं करते। इसका रिजल्ट ये होता है कि प्रोसिक्यूटर्स को हेट क्राइम को जनरलाइज सेक्शंस में फिट करना पड़ता है, जहां अक्सर स्पेसिफिक हेट मोटिव जुडिशियल प्रोसेस में खो जाता है, और जब मोटिव ही डाइल्यूट हो जाए तो जस्टिस भी डाइल्यूटेड हो जाता है। एंजल चकमा की मौत एक डायरेक्ट और ब्रूटल इंडाइटमेंट है उन सोशल और लीगल बैरियर्स पर जो आज भी इंडियन नेशनल आइडेंटिटी को फ्रैगमेंट कर रहे हैं। एक रेगुलर ग्रोसरी रन का सिर्फ कुछ ही मिनटों में फेटल हेट क्राइम में बदल जाना दिखाता है कि प्रॉब्लम मोमेंटरी नहीं थी, इसका जहर डेकेड से सिस्टम के अंदर पल रहा था। अगर ऐसी ट्रेजेडीज को दोबारा होने से रोकना है तो कुछ हार्ड इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट्स अनअवॉइडेबल हैं। सबसे पहले उन शहरों में जहां माइग्रेंट स्टूडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है वहां लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। माइकल चकमा की इनिशियल कंप्लेंट का कैजुअल डिसमिसल ये साफ बताता है कि आइडेंटिटी बेस्ड हैरेसमेंट की ग्रेविटी को समझने में सिस्टम फेल रहा है। दूसरा, बेस बरुआ कमेटी की रिकमेंडेशंस को भारतीय न्याय संहिता में डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जाना चाहिए ताकि रेशियल हेट क्राइम्स के लिए क्लियर लीगल डेफिनेशंस और एनहांस्ड पेनल्टीज इंश्योर की जा सके। तीसरा, नेपाल बॉर्डर की पोरस नेचर और सस्पेक्ट्स का आसानी से डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन से भाग निकलना ये डिमांड करता है कि इंटरस्टेट और इंटरनेशनल फ्यूजिटिव ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स को काफी ज्यादा रोबस्ट बनाया जाए, इवन अगर क्राइम लोकलाइज्ड ही क्यों ना हो। आई एम एन इंडियन का असर्शन प्रोटेक्शन की शील्ड होना चाहिए, वायलेंस का ट्रिगर नहीं। जब तक मेनलैंड इंडिया के लेजिस्लेटिव और सोशल स्ट्रक्चर्स देश की रियल रीजनल डाइवर्सिटी के साथ सिंक नहीं करते तब तक एंजल चकमा जैसे स्टूडेंट्स रिस्क पर ही रहेंगे। एंजल चकमा के लिए जस्टिस सिर्फ 6 लोगों को सजा देने तक सीमित नहीं है, ये उस सिस्टेमिक फेलियर को रेक्टिफाई करने का सवाल है जिसने प्रेजुडिस को फेटल बनने दिया। इस केस का फाइनल रेजोल्यूशन एक लिटमस टेस्ट होगा, ये चेक करेगा कि स्टेट सच में हर सिटीजन की सेफ्टी और डिग्निटी के लिए कमिटेड है या नहीं, चाहे उसका प्लेस ऑफ बर्थ हो या फिजिकल फीचर्स। अब यहाँ बात करेंगे इंडियन के लोगों की नंगा स्वभाव के बारे में। जब बांग्लादेश कहता है नॉर्थ ईस्ट हमारा है तब तो देशभक्ति तुम्हारे खून से बरसते हैं, लेकिन जब बात आता है सच में नॉर्थ ईस्ट वालों की सेफ्टी और रिस्पेक्ट की तब तुम लोग की बुद्धि और देशभक्ति जाता है घास चरने। आप भी दोगले हो अगर आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऐसा सोच रखते हो तो। ये स्टीरियोटाइप किसी दिन भारत को ले डूबेगा। थोड़ा सोचो, इंसान के नाते, एक देशभक्त के नाते दिमाग को खोलो। अगर ये नहीं कर सकते तो खुद को इंडियन बोलना बंद कर दो। जय हिंद, जय भारत।